यह वीडियो वीरप्पन के जीवन से जुड़ी उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी, समाचार रिपोर्टों, सरकारी रिकॉर्ड और विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। कुछ घटनाओं को कहानी शैली में प्रस्तुत किया गया है ताकि दर्शक उन्हें आसानी से समझ सकें। जहां किसी घटना को लेकर अलग अलग दावे हैं, वहां उन्हें दावे के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और शिक्षा प्रदान करना है, किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। सन 1952 की 18 जनवरी दक्षिण भारत के घने जंगलों के बीच बसे छोटे से गांव गोपीनाथम में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कूसे मुनिस्वामी वीरप्पन। यह गांव उस समय कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा के पास था। चारों ओर घने जंगल, जंगली जानवर और बेहद गरीबी थी। वीरप्पन का परिवार गरीब था। बचपन से ही उसने जंगलों में रहना, पेड़ों की पहचान करना और जानवरों के रास्ते समझना सीख लिया। स्कूल की पढ़ाई लगभग नहीं के बराबर हुई। उसका अधिकांश समय जंगलों में ही बीतता था। धीरे धीरे उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो जंगल से अवैध लकड़ी काटते और हाथियों का शिकार करते थे। उस समय चंदन की लकड़ी की कीमत बहुत अधिक थी। इसकी तस्करी से बड़ी कमाई होती थी। कहा जाता है कि किशोर अवस्था में ही वीरप्पन ने पहली बार हथियार उठाया। शुरुआत में वह बड़े तस्करों की मदद करता था। उसका काम जंगल के रास्ते दिखाना, पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखना और सामान पहुंचाना था। कुछ ही वर्षों में उसने जंगल का ऐसा ज्ञान हासिल कर लिया कि पुलिस भी कई बार उसके पीछे रह जाती थी। वह हर पगडंडी, हर पहाड़ी और हर नदी के रास्ते को पहचानता था। धीरे धीरे उसका नाम स्थानीय तस्करों में प्रसिद्ध होने लगा। उसने चंदन की लकड़ी की तस्करी और हाथियों के शिकार में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी। इसी दौरान उस पर पहली बार वन विभाग की नजर पड़ी। समय बीतने के साथ वह केवल एक सहयोगी नहीं रहा, बल्कि अपना अलग गिरोह बनाने लगा। उसके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़ गए जो जंगलों में रहने और हथियार चलाने में माहिर थे। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी अपराध यात्रा जिसने अगले कई दशकों तक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की पुलिस को चुनौती दी। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव में जन्मा वीरप्पन बचपन से ही जंगलों के बीच बड़ा हुआ। जंगल उसका घर था और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बनने वाला था। अब कहानी आगे बढ़ती है। किशोरावस्था पार करते करते वीरप्पन पूरी तरह जंगल के अपराधी गिरोहों के संपर्क में आ चुका था। उस समय दक्षिण भारत के जंगलों में चंदन की लकड़ी की भारी मांग थी। भारत का चंदन दुनिया के सबसे कीमती चंदनों में माना जाता था। इसकी लकड़ी और तेल विदेशों तक ऊंचे दामों में बिकते थे। लेकिन चंदन के पेड़ काटना कानूनन अपराध था। इसके बावजूद तस्करों के कई गिरोह रात के अंधेरे में जंगलों में घुसते, पेड़ काटते और उन्हें गुप्त रास्तों से बाहर निकाल देते। वीरप्पन ने पहले इन गिरोहों में एक साधारण सदस्य की तरह काम किया। उसका काम था जंगल के रास्ते दिखाना, पुलिस और वन विभाग की गतिविधियों पर नजर रखना और माल को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह जंगल को अपने साथियों से कहीं बेहतर जानता है। उसे हर पहाड़ी, हर नदी और हर पगडंडी याद थी। यही ज्ञान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। कुछ वर्षों बाद उसने अपना अलग गिरोह तैयार करना शुरू किया। उसने ऐसे लोगों को साथ जोड़ा जो जंगल में कई दिनों तक बिना किसी सुविधा के रह सकते थे और पुलिस की नजर से बचना जानते थे। अब वीरप्पन केवल मजदूर नहीं रहा था, बल्कि गिरोह का नेता बन चुका था। उसने अपने गिरोह के लिए सख्त नियम बनाए। कोई भी सदस्य पुलिस को जानकारी देगा तो उसे गिरोह से निकाल दिया जाएगा। जंगल में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी पता रहती थी। कौन निगरानी करेगा, कौन सामान उठाएगा और कौन रास्ता साफ करेगा। वीरप्पन का नेटवर्क धीरे धीरे कर्नाटक, तमिलनाडु और आसपास के इलाकों तक फैलने लगा। उस समय संचार के साधन सीमित थे। मोबाइल फोन नहीं थे। पुलिस के लिए जंगल के भीतर किसी गिरोह का पता लगाना बेहद कठिन था। दूसरी ओर वीरप्पन के पास स्थानीय लोगों से सूचना पहुंचाने का अपना तंत्र था। जैसे ही पुलिस की हलचल होती, उसे खबर मिल जाती और वह ठिकाना बदल देता। चंदन की तस्करी से उसे भारी धन मिलने लगा। इस पैसे से उसने आधुनिक हथियार जुटाने शुरू किए और अपने गिरोह को पहले से अधिक संगठित बना लिया।
वन विभाग ने कई बार उसके गिरोह को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह जंगल के कठिन रास्तों का फायदा उठाकर निकल जाता। समय के साथ उसका नाम वन अधिकारियों और पुलिस की फाइलों में दर्ज होने लगा। अब वह केवल एक तस्कर नहीं, बल्कि दक्षिण भारत का उभरता हुआ संगठित अपराधी माना जाने लगा था। लेकिन उसकी अपराध की दुनिया यहीं नहीं रुकी। जल्द ही चंदन की तस्करी के साथ साथ हाथियों के अवैध शिकार के आरोप भी उस पर लगने लगे। इन घटनाओं ने उसके नाम को पूरे दक्षिण भारत में फैला दिया और सरकार का ध्यान उसकी ओर और अधिक खींचा। यहीं से शुरू हुआ पुलिस और वीरप्पन के बीच वह लंबा संघर्ष, जो आने वाले वर्षों तक चलता रहा। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे वीरप्पन ने अपना गिरोह बनाया और चंदन की तस्करी का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। अब उसकी पहचान केवल एक तस्कर की नहीं रही थी, उसका नाम धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत के वन विभाग और पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज होने लगा था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसके अपराध और गंभीर होते चले गए। चंदन की तस्करी के साथ साथ वीरप्पन और उसके गिरोह पर हाथियों के अवैध शिकार के आरोप लगने लगे। उस समय हाथियों के दांत यानी हाथी दांत आइवरी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत कीमत थी। वन विभाग के रिकॉर्ड और बाद की जांचों में वीरप्पन पर बड़ी संख्या में हाथियों के शिकार के आरोप दर्ज हुए। गिरोह रात के अंधेरे में जंगल के भीतर जाता। जिन इलाकों में हाथियों का झुंड आता जाता था, वहां कई दिनों तक निगरानी की जाती। मौका मिलने पर शिकार किया जाता और हाथी दांत निकालकर तस्करी के रास्तों से बाहर भेज दिया जाता। इन घटनाओं के बाद वन विभाग ने उसकी तलाश तेज कर दी। जंगलों में गश्त बढ़ाई गई और कई विशेष टीमें बनाई गईं। लेकिन वीरप्पन हर बार एक कदम आगे दिखाई देता था। उसे जंगल का ऐसा ज्ञान था कि वह बिना नक्शे के कई किलोमीटर तक रास्ता तय कर सकता था। वह अक्सर अपने ठिकाने बदलता रहता और कभी भी लंबे समय तक एक जगह नहीं रुकता था। धीरे धीरे उसके गिरोह ने पुलिस और वन विभाग के लिए भी खतरा पैदा करना शुरू कर दिया। जब भी उसे लगता कि कोई अधिकारी उसके बहुत करीब पहुंच गया है, तो मुठभेड़ की घटनाएं होने लगीं। इन टकरावों में कई वनकर्मी और पुलिसकर्मी मारे गए। यही वह दौर था जब सरकार ने उसे केवल तस्कर नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक अपराधी मानना शुरू किया। उसका नाम अखबारों की सुर्खियों में आने लगा। लोगों के बीच उसके बारे में तरह तरह की कहानियां फैलने लगीं। कोई उसे जंगल का बादशाह कहता, तो कोई उसे सबसे खतरनाक डाकू। हालांकि इन कहानियों में कई अतिशयोक्तियां भी थीं, लेकिन एक बात तय थी, वह कानून से लगातार बच निकल रहा था। सरकार ने उसके खिलाफ अभियान और तेज कर दिया। अलग अलग राज्यों की पुलिस ने आपसी समन्वय बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वीरप्पन कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमा वाले घने जंगलों में लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता था। इसी दौरान उसने अपने गिरोह को और मजबूत किया। नए हथियार जुटाए गए, भरोसेमंद साथी चुने गए और जंगल में रहने के ऐसे तरीके अपनाए गए कि पुलिस के लिए उसका पता लगाना और भी मुश्किल हो गया। अब पुलिस और वीरप्पन के बीच यह सिर्फ तस्करी का मामला नहीं रह गया था। यह एक लंबी और खतरनाक लड़ाई की शुरुआत थी, जो आने वाले वर्षों तक चलने वाली थी। भाग 3 समाप्त। अगले भाग 4 में मैं बताऊंगा कि वीरप्पन पर हत्या के गंभीर मामले कैसे बढ़े, पुलिस ने उसके खिलाफ बड़े अभियान क्यों शुरू किए और वह दक्षिण भारत का सबसे वांछित अपराधी कैसे बना। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे वीरप्पन दक्षिण भारत का सबसे वांछित अपराधी बन चुका था। उसके खिलाफ हत्या, चंदन की तस्करी और हाथी दांत की तस्करी सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे। अब सरकार ने फैसला किया कि उसे पकड़ने के लिए एक विशेष बल बनाया जाएगा। यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे लंबी पुलिस कार्रवाइयों में से एक। कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों ने अलग अलग स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया। इन टीमों में ऐसे पुलिस अधिकारी शामिल किए गए जिन्हें जंगल में ऑपरेशन चलाने का विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। STF के जवानों को कई कई दिनों तक घने जंगलों में रहना पड़ता था। वे पैदल लंबी दूरी तय करते, पहाड़ियों पर चढ़ते, नदियां पार करते और हर छोटी सूचना की जांच करते। लेकिन सामने था वीरप्पन, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन से उन्हीं जंगलों में जीवन बिताया था। वीरप्पन का गिरोह हमेशा सतर्क रहता था।
उसके लोग ऊंची पहाड़ियों और जंगल के रास्तों पर निगरानी रखते थे। यदि कहीं पुलिस की हलचल दिखाई देती तो खबर तुरंत वीरप्पन तक पहुंच जाती और वह अपना ठिकाना बदल देता। इतिहास में दर्ज कई अभियानों के बावजूद पुलिस बार बार उसके करीब पहुंचकर भी उसे पकड़ नहीं सकी। इससे वीरप्पन का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। उसने अपने गिरोह को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया। वे कभी भी लंबे समय तक एक जगह नहीं रुकते थे। जंगल में रहने के लिए वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते और ऐसे रास्तों से चलते जिन्हें सामान्य व्यक्ति पहचान भी नहीं सकता था। इसी दौरान कई बार पुलिस और वीरप्पन के गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों पक्षों को नुकसान हुआ और कई जवानों ने अपनी जान गंवाई। इन घटनाओं ने पूरे देश का ध्यान इस अभियान की ओर खींच लिया। सरकार ने वीरप्पन पर घोषित इनाम की राशि भी समय समय पर बढ़ाई। उसके बारे में जानकारी देने वालों से अपील की गई, लेकिन डर के कारण बहुत कम लोग खुलकर सामने आते थे। इस बीच वीरप्पन की चंदन तस्करी पूरी तरह बंद नहीं हुई। पुलिस के दबाव के बावजूद उसका गिरोह मौके मिलते ही अवैध कटाई और तस्करी करता रहा। 1990 के दशक के अंत तक यह स्पष्ट हो चुका था कि केवल जंगल में खोज अभियान चलाकर उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। पुलिस को नई रणनीति की जरूरत थी। लेकिन इसी दौरान वीरप्पन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे भारत को हिला दिया। उसने एक प्रसिद्ध व्यक्ति के अपहरण की योजना बनाई। इस घटना ने उसकी तलाश को सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। भाग 5 समाप्त। अगले भाग 6 में मैं विस्तार से बताऊंगा कि वीरप्पन ने प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का अपहरण कैसे किया, उसने क्या मांगे रखीं और इस घटना से पूरे देश में कैसी हलचल मच गई। जब पूरे देश को हिला दिया, अभिनेता राजकुमार का अपहरण। पिछले भाग में आपने देखा कि वर्षों तक चले अभियानों के बावजूद वीरप्पन पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। अब कहानी उस घटना तक पहुंचती है जिसने पूरे देश का ध्यान उसकी ओर खींच लिया। 30 जुलाई 2000 की रात कन्नड़ फिल्म उद्योग के महान अभिनेता राजकुमार अपने फार्म हाउस डोड्डा गजनूर कर्नाटक तमिलनाडु सीमा के पास में परिवार के साथ थे। रात का समय था। अचानक हथियारबंद लोगों का एक समूह फार्म हाउस में घुसा। इस समूह का नेतृत्व वीरप्पन कर रहा था। उसने अभिनेता राजकुमार, उनके दामाद और कुछ अन्य लोगों को बंधक बना लिया और उन्हें जंगल की ओर ले गया। इस घटना की खबर फैलते ही पूरे कर्नाटक में सनसनी मच गई। अगली सुबह अखबारों और टीवी चैनलों की पहली खबर यही थी, राजकुमार का अपहरण। राज्य सरकारें तुरंत सक्रिय हो गईं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लगातार बैठकें होने लगीं। पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियां जंगल के आसपास तैनात कर दी गईं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बंधकों की जान खतरे में थी, इसलिए पुलिस सीधे जंगल में बड़ा हमला नहीं कर सकती थी। इस दौरान वीरप्पन की ओर से कई मांगे सामने आईं। अलग अलग स्रोतों में इन मांगों का विवरण कुछ अलग मिलता है, लेकिन इनमें कुछ तमिल कैदियों की रिहाई, विशेष राजनीतिक और सामाजिक मांगे तथा बातचीत की शर्तें शामिल बताई जाती हैं। सरकार पर भारी दबाव था। कर्नाटक में लोग अभिनेता राजकुमार की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहे थे। कई जगह प्रदर्शन हुए, दुकानें बंद रहीं और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना। कुछ मध्यस्थों को जंगल में भेजा गया ताकि वीरप्पन से संपर्क किया जा सके। कई दौर की बातचीत हुई। यह पूरी प्रक्रिया कई सप्ताह तक चली। इस दौरान राजकुमार लगातार वीरप्पन के कब्जे में रहे। आखिरकार लगभग 108 दिनों बाद 15 नवंबर 2000 को राजकुमार रिहा कर दिए गए। उनकी रिहाई के बाद पूरे कर्नाटक में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि आज भी इस मामले के कई पहलुओं, जैसे बातचीत की शर्तें और रिहाई की पूरी प्रक्रिया को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। सभी दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बात निश्चित थी, इस अपहरण ने वीरप्पन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बना दिया। अब सरकार ने तय कर लिया कि चाहे जितना समय लगे, उसे पकड़ना ही होगा। उसके बाद स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। अब केवल जंगल में खोज नहीं, बल्कि उसके नेटवर्क, संपर्कों और भरोसेमंद लोगों पर भी नजर रखी जाने लगी। यहीं से शुरू होती है वीरप्पन के जीवन की अंतिम और सबसे निर्णायक लड़ाई। भाग 6 समाप्त।
अगले भाग 7 में मैं विस्तार से बताऊंगा कि स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी रणनीति कैसे बदली, वीरप्पन का गिरोह कैसे कमजोर होने लगा और ऑपरेशन कोकून की तैयारी कैसे शुरू हुई। पिछले भाग में आपने देखा कि अभिनेता राजकुमार के अपहरण के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था। उनकी रिहाई के बाद सरकार ने तय कर लिया कि अब वीरप्पन को हर हाल में पकड़ना है। यहीं से कहानी अपने सबसे निर्णायक दौर में प्रवेश करती है। साल 2001 के बाद राजकुमार अपहरण कांड के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों ने अपनी रणनीति बदल दी। अब केवल जंगलों में खोज अभियान चलाना ही लक्ष्य नहीं था, बल्कि वीरप्पन के पूरे नेटवर्क को तोड़ना भी उद्देश्य बन गया। स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने महीनों तक वीरप्पन की गतिविधियों का अध्ययन किया। अधिकारियों ने समझ लिया था कि वह हर बार जंगल का फायदा उठाकर बच निकलता है, इसलिए नई रणनीति बनाई गई। गुप्त सूचना तंत्र तैयार किया गया। STF ने सीमा के गांवों में अपना सूचना नेटवर्क मजबूत किया। जिन लोगों का कभी वीरप्पन के गिरोह से संपर्क था, उन पर नजर रखी जाने लगी। पुलिस ने यह भी पता लगाना शुरू किया कि वीरप्पन को खाना कौन पहुंचाता है, दवाइयां कौन देता है और उसके संदेश किसके माध्यम से बाहर आते जाते हैं। धीरे धीरे उसका बाहरी संपर्क कमजोर होने लगा। गिरोह के सदस्य कम होने लगे। लगातार पुलिस दबाव के कारण वीरप्पन का गिरोह पहले जितना मजबूत नहीं रहा। कुछ सदस्य पुलिस कार्रवाई में मारे गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ ने गिरोह छोड़ दिया। अब वीरप्पन के साथ केवल कुछ भरोसेमंद साथी ही बचे थे। स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। कई रिपोर्टों के अनुसार इस समय तक वीरप्पन की उम्र बढ़ चुकी थी और उसकी तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में परेशानी होने लगी थी। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि उसे इलाज की जरूरत थी। यही बात आगे चलकर STF की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। नई योजना सीधे हमला नहीं, जाल बिछाया जाएगा। STF के वरिष्ठ अधिकारियों ने तय किया कि जंगल में अंधाधुंध खोज से सफलता नहीं मिलेगी। इस बार योजना अलग होगी। वीरप्पन को जंगल से बाहर निकालना होगा। इसके लिए महीनों तक गुप्त तैयारी की गई। कुछ पुलिसकर्मियों ने अपनी पहचान बदल ली। वे आम लोगों की तरह गांवों में रहने लगे। उन्होंने धीरे धीरे वीरप्पन के संपर्कों तक पहुंच बनाई। यह अभियान पूरी तरह गोपनीय रखा गया। बहुत कम अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी थी। वीरप्पन को शक नहीं हुआ। वीरप्पन हमेशा पुलिस की चाल समझ जाता था, लेकिन इस बार महीनों तक ऐसी तैयारी हुई कि उसे भनक तक नहीं लगी। इसी दौरान उसके इलाज की जरूरत की खबर भी सामने आई। यहीं से STF को वह मौका मिला जिसका उसे कई वर्षों से इंतजार था। ऑपरेशन कोकून। इस गुप्त अभियान का नाम रखा गया ऑपरेशन कोकून। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था वीरप्पन को जंगल से बाहर निकालना और बिना लंबे पीछा किए उसे गिरफ्तार करना। पूरी योजना कई महीनों तक तैयार की गई। हर रास्ते का नक्शा बनाया गया। हर संभावित स्थिति पर अभ्यास किया गया। अब केवल सही समय का इंतजार था। भाग 7 समाप्त। अगले भाग 8 में मैं विस्तार से बताऊंगा कि ऑपरेशन कोकून कैसे शुरू हुआ, वीरप्पन किस तरह जाल में फंसा और 18 अक्टूबर 2004 की रात वास्तव में क्या हुआ। यह पूरी कहानी उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड और विश्वसनीय ऐतिहासिक विवरणों के आधार पर होगी। वीरप्पन की सच्ची कहानी भाग 8। ऑपरेशन कोकून। 18 अक्टूबर 2004 की वह रात जिसने इतिहास बदल दिया। पिछले भाग में आपने देखा कि स्पेशल टास्क फोर्स STF ने महीनों तक गुप्त तैयारी की। अब वह रात आ चुकी थी जिसका इंतजार पुलिस लगभग 2 दशकों से कर रही थी। 18 अक्टूबर 2004 अंतिम योजना। कई महीनों की खुफिया जानकारी के बाद STF को सूचना मिली कि वीरप्पन अपनी आंखों के इलाज के लिए जंगल से बाहर आने को तैयार है। पुलिस ने इस सूचना की पुष्टि करने के बाद अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। योजना के अनुसार एक वाहन की व्यवस्था की गई जिसमें वीरप्पन और उसके कुछ साथी सफर करने वाले थे। यह पूरी कार्रवाई बेहद गोपनीय रखी गई। उस समय वीरप्पन के साथ उसके 3 करीबी साथी भी थे। जंगल से बाहर निकलना। रात का समय था। कई वर्षों तक जंगल में रहने वाला वीरप्पन इस बार जंगल की सुरक्षित सीमा से बाहर निकल रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वह जा रहा है वहां पहले से पुलिस की निगरानी है।
एसटीएफ की टीमें अलग अलग स्थानों पर पहले से तैनात थीं। सभी को स्पष्ट निर्देश थे कि सही समय आने तक कोई कार्रवाई नहीं करनी है। पप्परपट्टी के पास घेराबंदी। धर्मपुरी जिले के पप्परपट्टी क्षेत्र के पास वाहन को रोका गया। एसटीएफ ने चारों ओर से घेराबंदी कर ली। अधिकारियों के अनुसार पहले आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई। इसके बाद कुछ ही क्षणों में गोलीबारी शुरू हो गई। यह मुठभेड़ बहुत कम समय तक चली। जब गोलीबारी रुकी तो वीरप्पन और उसके तीनों साथी मृत पाए गए। पहचान की पुष्टि। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने शवों की पहचान कराई। उनकी प्रसिद्ध बड़ी मूंछें और चेहरे की पहचान के आधार पर पुष्टि की गई कि मारा गया व्यक्ति वीरप्पन ही था। बाद में पोस्टमार्टम और अन्य आधिकारिक प्रक्रियाएं पूरी की गईं। सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि वर्षों से फरार वीरप्पन अब मारा जा चुका है। देश भर में प्रतिक्रिया। यह खबर पूरे भारत में तेजी से फैल गई। टीवी चैनलों पर लगातार विशेष समाचार चलने लगे। अखबारों की मुख्य सुर्खियां थीं। वीरप्पन ढेर। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारों ने इसे एक बड़ी सफलता बताया। एसटीएफ के अधिकारियों और जवानों की भूमिका की व्यापक चर्चा हुई, लेकिन विवाद भी हुए। हालांकि सरकार ने इसे पुलिस मुठभेड़ बताया, लेकिन बाद के वर्षों में कुछ लोगों ने इस घटना पर सवाल भी उठाए। कुछ याचिकाएं दायर की गईं और स्वतंत्र जांच की मांग भी हुई। हालांकि उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार यह कार्रवाई ऑपरेशन कोकून के तहत हुई पुलिस मुठभेड़ थी। इसलिए किसी भी वीडियो में यह बताना उचित होगा कि आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, और जहां विवादित दावे हों उन्हें दावे के रूप में ही प्रस्तुत करें। एक युग का अंत। लगभग 2 दशकों तक पुलिस, वन विभाग और सरकारों के लिए चुनौती बने रहने वाले वीरप्पन का अंत 18 अक्टूबर 2004 को हुआ। लेकिन उसके जीवन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसके बाद भी कई सवाल बचे। क्या उसका पूरा तस्करी नेटवर्क खत्म हो गया? उसके परिवार का क्या हुआ? उसके गिरोह के बाकी सदस्य कहाँ गए? और उसके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? भाग 8 समाप्त। अगले भाग 9 में मैं बताऊंगा कि वीरप्पन की मौत के बाद क्या हुआ, उसके परिवार और गिरोह का क्या हुआ, और उसके पूरे नेटवर्क का अंत कैसे हुआ। मौत के बाद क्या हुआ? परिवार, गिरोह और चंदन तस्करी का नेटवर्क। पिछले भाग में आपने देखा कि 18 अक्टूबर 2004 की रात ऑपरेशन कोकून के दौरान वीरप्पन की मौत हो गई, लेकिन उसके मरने के बाद भी कई सवाल लोगों के मन में थे। क्या उसके साथ ही उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, या उसके लोग अब भी जंगलों में छिपे हुए थे? आइए जानते हैं। वीरप्पन की मौत की पुष्टि। ऑपरेशन के बाद उसके शव को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद परिवार के लोगों से पहचान कराई गई। जब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि मारा गया व्यक्ति वीरप्पन ही है, तब सरकार ने आधिकारिक घोषणा की। करीब 20 वर्षों तक चला उसका आतंक उसी दिन समाप्त माना गया। उसका गिरोह बिखर गया। वीरप्पन की मौत के बाद उसका गिरोह लगभग पूरी तरह टूट गया। जो सदस्य पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, उनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चलते रहे। कुछ सदस्य पहले की मुठभेड़ों में मारे जा चुके थे। बाकी लोग या तो गिरफ्तार हुए या जंगल छोड़कर अलग हो गए। उसके बाद उसके जैसा कोई बड़ा संगठित गिरोह फिर उस क्षेत्र में खड़ा नहीं हो सका। परिवार का जीवन। वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी वीरप्पन कई बार मीडिया के सामने आईं। उन्होंने अलग अलग समय पर अपने पति के बारे में अपने विचार रखे। वीरप्पन की बेटियां भी बाद में सामान्य जीवन जीने की कोशिश करती रहीं। समय समय पर वे समाचारों में दिखाई दीं, लेकिन उनका जीवन वीरप्पन के अपराधों से अलग रहा। चंदन की तस्करी पर असर। वीरप्पन की मौत के बाद दक्षिण भारत में चंदन तस्करी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन उसके विशाल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा। सरकारों ने जंगलों की सुरक्षा बढ़ाई, वन विभाग ने निगरानी मजबूत की, सीमा क्षेत्रों में पुलिस और वन अधिकारियों के बीच समन्वय पहले से बेहतर किया गया। कितने मामले दर्ज थे? उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार वीरप्पन पर अनेक गंभीर मामले दर्ज थे, जिनमें शामिल थे हत्या, चंदन की तस्करी, हाथीदांत की तस्करी, अपहरण, अवैध हथियार रखना, सरकारी अधिकारियों पर हमला। उसके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या अलग अलग स्रोतों में कुछ भिन्न बताई जाती है, इसलिए किसी एक निश्चित संख्या का दावा करना उचित नहीं है। क्या उसकी कहानी आज भी याद की जाती है? हाँ,
आज भी पुलिस प्रशिक्षण, अपराध अध्ययन और वन सुरक्षा से जुड़े कई मामलों में वीरप्पन का नाम लिया जाता है। उस पर किताबें लिखी गईं, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज भी बनी, लेकिन इतिहास उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करता है जिसने वर्षों तक कानून को चुनौती दी और अंततः पुलिस अभियान में मारा गया। भाग 9 समाप्त। अगला और अंतिम भाग 10 इस पूरी कहानी का निष्कर्ष होगा। उसमें हम जानेंगे वीरप्पन के जीवन से क्या सीख मिलती है, उसके बारे में फैली अफवाहों और सच्चाई में क्या अंतर है, और उसकी कहानी का ऐतिहासिक निष्कर्ष